करेंगे हम क्वेश्चंस कौन से, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के। ठीक है, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइसोस्ट्रक्चरल स्पीशीज आर दो स्पीशीज विच हैव सेम शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन। मतलब आइसोस्ट्रक्चरल स्पीशीज वो होगी जिनका हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो और शेप भी सेम हो। इनमें से कौन सा ऐसा है? तो अब इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, BF4 नेगेटिव। तो अभी इसका थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे बोरोन है, बोरोन की जो कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p1। तो ये आउटरमोस्ट शेल हो गया। ठीक है, आउटरमोस्ट शेल, ये दो इलेक्ट्रॉन्स लिख गए और ये किया। तो क्या होता है, एस से पी से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है और यहाँ चला जाता है। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्साइट हो गया और एक नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। और फिर ये क्या करेगा, 4 फ्लोरीन आएंगे, एक फ्लोरीन इससे, एक फ्लोरीन इससे, एक फ्लोरीन इससे और एक फ्लोरीन इससे। मतलब कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर 0 है, तो जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो कैसे आएगी, sp3 आएगी। और शेप कैसे होगी, टेट्राहेड्रल होगी। ठीक है, BF4 नेगेटिव की। NH4 पॉजिटिव, इसकी भी शेप कैसी होती है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। और पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है, नाइट्रोजन पे। तो इसकी भी शेप कैसी होगी, sp3 हाइब्रिडाइज्ड और टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगी। तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, पोलैरिटी इन अ मॉलिक्यूल एंड हेंस द डाइपोल मोमेंट डिपेंड्स प्राइमरली ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम एंड द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। भाई जो डाइपोल मोमेंट होता है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एक सिमेट्री या फिर स्ट्रक्चर बोल सकते हो। अगर सिमेट्री प्रेजेंट है, सिमेट्रिकल है, उसका तो डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। अगर एसिमेट्री है मतलब उसका डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा, जीरो नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। तो इसका तो क्या है, जीरो है, क्योंकि इसकी सिमेट्री आ गई, लीनियर शेप हो गई तो सिमेट्री प्रेजेंट है। HI में केवल एक ही है। अब इन दोनों में कंपेयर करते हैं, H2O में और SO2 में। तो इनको जब कंपेयर करेंगे तो इनकी शेप बना लो, ये H2O की शेप बनेगी और ये SO2 की शेप बनेगी। तो याद रखना, जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो कहाँ से कहाँ होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ होती है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। तो जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ से होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो गई। और लोन पेयर तो हमेशा ही लोन पेयर की साइड डायरेक्शन होती है, तो ये लोन पेयर की डायरेक्शन ऐसे हो गई। तो इन दोनों का नेट रिजल्टेंट, और ये भी ऊपर ही जाएगा, जो लोन पेयर से डायपोल मोमेंट आएगा वो भी ऊपर। तो इनका जो H2O में नेट रिजल्टेंट है वो ऊपर की तरफ ही है। लेकिन जब SO2 की बात करते हैं तो SO2 में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, सल्फर से ऑक्सीजन की, तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो एक डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो नेट रिजल्टेंट H2O से तो कम ही आएगा, क्योंकि कुछ ऊपर है कुछ नीचे है, आएगा ज़रूर लेकिन H2O से कम आएगा। इसलिए जो मैक्सिमम हाईएस्ट डायपोल मोमेंट है वो H2O का हो जाएगा। ऐसे आप स्ट्रक्चर बना के भी कंपेयर कर सकते हो। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, द टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन। भाई इनमें इनके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने मतलब हाइब्रिडाइजेशन। तो NO2 की स्ट्रक्चर बना लो, N डबल बॉन्ड और एक पॉजिटिव। तो इसकी शेप कैसे होगी, SP हो गई। NO3 N डबल बॉन्ड और एक सिग्मा नेगेटिव चार्ज, तो इसकी कैसे होगी, sp2 हो गई। ठीक है, और NH4 की अभी बनाई थी ऊपर, हाइड्रोजन 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 और पॉजिटिव, तो इसकी sp3 हो गई। तो sp2 और sp3 हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड आर फॉर्म्ड इन मैनी कंपाउंड। एग्जाम्पल ये है, ये आपको याद रखने हैं, H2HF और NH3। ठीक, इसकी जिगजैग शेप होती है, इसकी कैसी होती है, क्यूब, आइस क्यूब की तरह शेप होती है H2O में, और NH3 में लीनियर शेप होती है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सच कंपाउंड डिपेंड्स ऑन लार्ज एक्सटेंट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे भी और कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं।
द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो याद रखना जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में किसके, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसमें जितने ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे उसमें। तो जब आप H2O का डायग्राम बनाओगे तो ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। दूसरा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आएगा, एक इधर एक इधर एक इधर। तो ये किससे अट्रैक्टेड रहेगा, एक हाइड्रोजन किससे अट्रैक्टेड रहेगा, मतलब इसमें टोटली एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन वाला, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो H2O में जब H2O का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखते हो तो उसमें 4 हाइड्रोजन बॉन्ड रहते हैं। और HF में कितने रहते हैं, जिगजैग रहता है ना, तो HF और हाइड्रोजन बॉन्ड H और F। तो एक जब मॉलिक्यूल देखते हैं तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं HF में। और NH3 में जब देखोगे तो लीनियर, ये ऐसे हो गया, हाइड्रोजन 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 और दूसरा हाइड्रोजन ऐसे, फिर ये हाइड्रोजन बॉन्ड करता है अगले वाले से, ऐसा लीनियर शेप होती है। तो सबसे ज़्यादा H2O में, फिर HF में और NH3 में सबसे कम। तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या जाएगा, जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड होगी। तो H2O में सबसे ज़्यादा, फिर HF में, फिर NH3 में। तो फोर्थ का आंसर आ जाएगा सेकेंड। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला आपको बता रखा है। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस इलेक्ट्रॉन इन लोन पेयर प्लस इलेक्ट्रॉन इन कोवलेंट बॉन्ड डिवाइड बाई 2। इससे निकाल सकते हो। और इससे जो आंसर आएगा वो आप वैल्यूज पुट करना, कैलकुलेट करना, आंसर आएगा सेकेंड। या फिर आप स्ट्रक्चर से भी निकाल सकते हो, इसकी स्ट्रक्चर ऐसे भी निकली, ठीक है। कैसे निकाल सकते हो आप ही की मर्जी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, NO3 नेगेटिव आयन है द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। तो इसकी स्ट्रक्चर देख लो, ऐसे बनेगी, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो लोन पेयर तो ज़ीरो है, लोन पेयर ज़ीरो है तो इससे आप एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शन डायरेक्टली, हमारा ऑप्शन 4 हो गया। लेकिन बॉन्ड पेयर भी देख लो, 1 2 3 और 4 कौन सा, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर कितने हैं। तो याद रखना बॉन्ड पेयर शायद बॉन्ड पेयर, लोन पेयर तो ज़ीरो है, ये तो पता चल गया हमें, लोन पेयर तो ज़ीरो है, ठीक है। अब बॉन्ड पेयर की बात करते हैं, और इसमें लोन पेयर जीरो और बॉन्ड पेयर 4 हो जाएंगे। तो सिक्स का ऑप्शन हो जाएगा हमारा फोर्थ, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री किसकी होगी, तो हमें क्या है, शेप बनानी है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, BH4 नेगेटिव की, अभी देखी थी। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री किसकी होगी, BH4 नेगेटिव, नेगेटिव की, अभी ऊपर एक्सप्लेन कर की थी आपको। अब बताते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड। याद रखना डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक पाई होता है और एक सिग्मा। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, 2 पाई होते हैं और एक सिग्मा। और सिंगल बॉन्ड में केवल एक सिग्मा होता है। तो ये काउंट कर लो, जब काउंट करोगे तो ये देखोगे कि 5 तो पाई बॉन्ड है, 1 2 3 4 5, तो ये दोनों तो ऑप्शन कर लेते हो। और 19 कितने हैं, सिग्मा है। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, विच मॉलिक्यूल आयन आउट ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। डज नॉट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, भाई किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, मतलब इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है वो इनडायरेक्टली। तो हमें बताना। तो N2 पॉजिटिव में क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक हो जाएगा, क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। O2 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ये कैसे पता चलेगा, जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना के देखोगे। और O2 नेगेटिव में क्या है, इसमें सारे के सारे पैड होते हैं, पैड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और B2 में भी क्या होते हैं, 2 अनपैड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 9 का थर्ड हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आयन ऑल द बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल। भाई किसमें इक्वल नहीं है, भाई किसमें इक्वल नहीं। तो जब आप C2H4 का स्ट्रक्चर बनाओगे तो डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन 1 2, तो ऑब्वियसली बात है जब आप देखोगे तो इन दोनों का जो बॉन्ड है वो अलग होगा।
और इन दोनों का जो बॉन्ड होगा वो अलग होगा, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। हमारा 10th का आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट? भाई किस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट होगी, तो ये बताना है आपको। हमें पता है जो हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, मतलब जितना ज़्यादा उनमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। अब इसमें हमारा 11th का आंसर आ जाएगा सेकेंड H2। H2O क्यों? क्योंकि H2O में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। किस वजह से? एक तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और ऑक्सीजन की साइज़ भी छोटी होती है। एक तो ऑक्सीजन क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, और क्या हो गया, ऑक्सीजन की साइज़ भी छोटी है, इसलिए इसमें ज़्यादा आ जाती है। बाकी में देख लेना, सब में साइज़ बड़ी आ जाएगी, तो वो थोड़ा सा फैक्टर एक रोल प्ले करता है साइज़ का भी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? इफ़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट, एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चल रहा है ये किसकी है, ये टाइटेनियम की है, इसका एटॉमिक नंबर 22 है। दी 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द केमिकल बॉन्ड, याद रखना कौन से इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो याद रखना वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन से? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं किसमें, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में, ठीक है। और ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो इसमें से कौन से इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल के जाएंगे, 4s के जाएंगे और 3d के जाएंगे। तो 3d2 4s2, तो हमारा ये 3d2 और 4s2 वाले इनमें केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, तो हमारा सेकंड का आंसर हो जाएगा फोर्थ। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहे हैं? मतलब क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया 4, और क्वेश्चन नंबर 13 का क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल कॉरस्पॉन्ड्स टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन? sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? ऐसे होती है, तो इनमें कितने का एंगल होता है? 120 का एंगल होता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलते हैं? द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें दे रखी है, ABCD, ठीक है। और हमें आंसर करने हैं इनके 14 से 17 से। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक ये क्या डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है नियॉन। ये जो डिनोट कर रहा है, ये है फोस्फोरस, और ये क्या है? ये है क्लोरीन। एटॉमिक नंबर से पता चलेगा। तो द स्टेबल फॉर्म ऑफ ए मे बी रिप्रेजेंट बाय द फॉर्मूला, हमें पता है नोबल गैस है, स्टेबल फॉर्म में ऑलरेडी है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। 15 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? स्टेबल फॉर्म ऑफ सी में भी रिप्रेजेंट बाय द फॉर्मूला। सी क्या है? फोस्फोरस। फोस्फोरस का किससे? सी पूछ रहेगा। अच्छा क्लोरीन। क्लोरीन मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये C2 फॉर्म कर लेगा, मतलब 2 क्लोरीन ऐसे, क्लोराइड, Cl और Cl, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? C2। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, क्योंकि ये फॉर्मूला ऐसे C2 बनाएगा तो इससे क्या क्या हो जाएगा, दोनों क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा बाय शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या हो रहा है? द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फाउंड बाय B and 3। तो बी क्या था? फोस्फोरस, तो इसकी वैलेंसी कितनी थी? 3 थी, और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। तो बस एक्सचेंज कर दो, बी का और सी का, इसकी वैलेंसी 3, तो ये यहाँ 3 हो जाएगी क्रिस क्रॉस, और वो क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, तो 1, तो ये आ जाएगा BC3। जो वैलेंसी होती है उसको क्रिस क्रॉस, इसकी टोपी उसके सर, सिंपल सी बात है। तो हमारा 16 का क्या आ जाएगा? फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। दी बॉन्ड बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा हमारा? बी क्या था? फोस्फोरस, तो इनमें क्या बनेगा? इनमें बन जाएगा हमारा कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। आयनिक तो मेटल उसमें बनेगा ना, कोवलेंट बॉन्ड नॉन मेटल्स के बीच में बन जाता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन जाएगा कोवलेंट बॉन्ड। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ N2। मैंने क्या बता रखा था? अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 या 14 के बराबर या 14 से कम है तो सीधा ट्राइंगल बनेगा, और 14 से ज़्यादा है तो उल्टा ट्राइंगल बनेगा। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो इसके देखते हैं।
तो इसमें क्या बनेगा, सीधा ट्रायंगल मतलब क्या आएगा, पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई। मैं डायरेक्टली यहाँ से बना रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और यहाँ आ जाएगा सिग्मा टू पी जेड। फिर यहाँ आ जाएगा पाई स्टार टू पी एक्स और पाई स्टार टू पी वाई सिग्मा स्टार टू पी जेड। तो देख लो एनर्जीज का लेवल ऊपर जाते हैं तो बढ़ता है। तो पाई टू पी वाई, फिर किसका होगा पाई टू पी जेड, और इन दोनों का। तो फर्स्ट ऑप्शन सेम हो जाएगा क्योंकि ये दोनों सेम एनर्जी लेवल पे हैं, तो इन दोनों की सेम एनर्जी होगी, इन दोनों की भी सेम एनर्जी होगी। सिंपल सी बात है। और इस ऑर्डर से बना लो, ऊपर की तरफ एनर्जी बढ़ रही है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द व्यू पॉइंट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। भाई कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो पहला B2 इज़ नॉट स्टेबल। अब याद रखना कहीं पर भी अगर केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है और यहाँ पर नॉट स्टेबल बोल रखा है, नॉट स्टेबल का मतलब या तो उसका उसका क्या होना चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर ज़ीरो होना चाहिए, मतलब वो क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट नहीं करना होना चाहिए, वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता होगा तभी वो नॉट स्टेबल है। ऐसा नहीं कि ये स्टेबल नहीं, वो स्टेबिलिटी नहीं यहाँ पर नॉट स्टेबल मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब उसका बॉन्ड ऑर्डर ज़ीरो है। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है। तो B2 इज़ नॉट स्टेबल मॉलिक्यूल, ये बात सही है क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता। क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर ज़ीरो आता है, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर ज़ीरो आता है। जब आप फिल करोगे वो इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे तो ऐसे बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और हमें पता है जो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग बाई 2। तो बॉन्डिंग में भी 4 है, एंटी बॉन्डिंग में भी 4 है, तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 0। ठीक है, ये बात तो सही है। He2 इज़ नॉट स्टेबल, ये भी वही है क्योंकि इसका He2 का बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर एग्जिस्ट करता है, तो ये बात भी सही है। बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ N2 इज मैक्सिमम अमॉन्ग द होमोन्यूक्लियर डायटम। होमोन्यूक्लियर मतलब एक ही, दोनों जो भी मॉलिक्यूल बन रहा है वो दोनों एक ही एटम से बन रहा है। N2 है ना, तो इस साइड भी N रहेगा, इस साइड भी N, इसलिए होमोन्यूक्लियर बोल रखा है। डायटोमिक मॉलिक्यूल बिलोंगिंग टू द सेकेंड पीरियड, मतलब थर्ड ऑप्शन बोल रहा है जो सेकेंड पीरियड में है उनमें मैक्सिमम सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो N2 की है। क्यों, क्योंकि N2 का ही सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर है, और हमें पता है बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो ये बात भी सही है। तो अब बचा कौन सा, 19 का ऑप्शन 4 हो जाएगा क्योंकि यही बचा, एलिमिनेट कर दिया हमने। फिर भी चेक कर लेते। द ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिट ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स इज, अभी बताया था, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2p y, 2p z। 2p z ना आके क्या आएगा, पाई 2p x और पाई 2p y, क्योंकि ये 14 इलेक्ट्रॉन है मतलब सीधा ट्राइंगल, तो नीचे क्या आएंगे पाई 2p x और पाई 2p y, और ऊपर आएगा सिग्मा 2p z। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर। करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर बताना है। बॉन्ड ऑर्डर का सिंपल सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो और उसके अकॉर्डिंग बॉन्ड ऑर्डर निकालो, सिंपल है। तो हमें पता है O2 में कितने होते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन्स, 16 का कितना होता है बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है। अगर इससे ऊपर जाएंगे, अगर 15 इलेक्ट्रॉन हुए तो 2.5, अगर 17 इलेक्ट्रॉन हुए तो 1.5, देख लो। तो O2 पॉजिटिव मतलब 15 इलेक्ट्रॉन, 2.5, O में 2 और इसमें, तो हमारा आंसर आ जाएगा 20 का सेकंड आंसर आ जाएगा। इसमें कितने होंगे 2.5, 2.5 बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 और इसका 1.5। और आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आउटरमोस्ट शेल ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हमें पता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन। और जनरली ये बात भी याद रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। तो फ्लोरीन में क्या होगा, सेकेंड पीरियड का है तो 2 आएगा, 3 तो आएगा ही नहीं, ख़त्म। 2p s और 2p5, सिंपल सी बात है। हमारा 21 का आंसर आएगा फर्स्ट।
अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अमॉन्ग द फॉलोइंग एलिमेंट हुज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर गिवन बिलो, द वन हैविंग द हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए क्या देखना है हमें, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अगर नोबल गैस की नहीं है तो क्या, फुल्ली फिल्ड, और लास्ट में हाफ फिल्ड। अगर फुल्ली फिल्ड, हाफ फिल्ड, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी आपने, और दो ऐसे ऑप्शन आए जिनमें या तो फुल्ली फिल्ड सेम आ गया या फिर हाफ फिल्ड सेम आ गया, फिर आप क्या देखोगे, आयनाइजेशन एनर्जी हमें पता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज़ की, तो जिसकी साइज़ ज़्यादा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम। तो इनमें ऑप्शंस में देखो, ये क्या है, हाफ फील्ड है, और ये भी क्या है, हाफ फील्ड है, दोनों हाफ फील्ड है। लेकिन हमारा ऑप्शन होगा सेकंड, क्यों, क्यों सेकंड होगा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कम है। एटॉमिक नंबर कम है मतलब इसकी साइज़ क्या होगी, छोटी होगी। इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है मतलब इसकी साइज़ बड़ी होगी। और हमें पता है आयनाइजेशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज़ की, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या आएगा, सेकेंड आ गया 22 का। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे, मैच द फॉलोइंग पे। तो मैच द फॉलोइंग देखते हैं। तो मैच दी 52 का क्या होगा, मैच द स्पीशीज कॉलम 1 विथ देयर हाइब्रिड ऑर्बिटल, मतलब हाइब्रिडाइजेशन बतानी। तो SF4 में क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन पता है कैसे निकालते हैं, स्टेरिक नंबर आता है। स्टेरिक नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। सीधा ये देखना, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो इसमें से देखेंगे तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे आ जाएगी, sp3 2 आ जाएगी। ठीक है, इसके पास एक लोन पेयर होगा और 4 सिग्मा, तो एक लोन पेयर प्लस 4 सिग्मा क्या आएगा, स्टेरिक नंबर 5, और 5 के लिए क्या होता है, sp3d। इसके लिए क्या आ जाएगा, स्टेरिक नंबर इसके लिए 6 आएगा, क्योंकि 5 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए और एक लोन पेयर, तो 6 आ गया। तो इसके लिए हो जाएगा sp3d2। Na2 पॉजिटिव अभी बताया था, इसका लीनियर होता है, और ये टेट्राहेड्रल होता है sp3। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 53। 53 क्या बोल रहा है, मैच द स्पीशीज विथ कॉलम 1 विद द ज्योमेट्री या फिर शेप। HO3 पॉजिटिव की कैसी हो जाती है, पैरामिडल होती है, ये लीनियर दिख ही रहा है हमें। ClO2 नेगेटिव की कैसी होती है, एंगुलर होती है शेप। और NH4 पॉजिटिव की अभी बताई थी, टेट्राहेड्रल होती है। सिंपल सी बात है। 54, ये मैच कॉलम विथ, ये बॉन्ड ऑर्डर से मैच करना है। एन होगा, सिंपली क्या करना है आपको, इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, और इलेक्ट्रॉन काउंट करने के बाद बॉन्ड ऑर्डर निकाल देना है। पता है 14 का कितना होगा, 3 होगा। 14 से अगर इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं तो सिंपली क्या करना है, 0.5 कम कर देना है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने या फिर घटने पर। सिंपल सी बात है। एनओ का क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा 2.5। CO का कितना हो जाएगा, 3। O2 नेगेटिव का हो जाएगा 1.5, और O2 का हो जाएगा 2। सिंपल सी बात है। 55 पे देख लेते हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है। हाइड्रोजन बॉन्ड किस में होगा, HF में। मैंने बता रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड किस में होगा, H2O में होगा, HF में होगा, और NH3 में। यही मोस्टली क्वेश्चन, यही एग्जाम्पल दे रखे हैं NCERT में, तो आपको ये याद रखने जनरली। रेजोनेंस किस में होगा, O3 में होगा, ओजोन। ये ऐसे होता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है और एक डबल बॉन्ड होता है, तो रेजोनेंस चलता रहता है। ठीक है, रेजोनेंस इसमें होता है। आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड किस में होगा, एक कैसा होना है, मेटल और एक नॉन मेटल। तो ये आ गया, इसका ये आ गया, और हाइड्रोजन। और कोवलेंट सॉलिड, कार्बन। कार्बन कोवलेंट सॉलिड ये तो होता है, जैसे डायमंड हो गया, तो कार्बन कार्बन से तो बनता है, तो वो एक सॉलिड हो गया, कार्बन सॉलिड। अब बताते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोल रहा है, मैच द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इन कॉलम 1 विद द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन कॉलम 2। टेट्राहेड्रल sp3, ट्रायंगुलर sp2, लीनियर sp। सिंपल सा है। अब आ जाते हैं लास्ट हमारा सेशन पे, वो है एसोसिएशन रीजन। तो 57 का देखते हैं। सोडियम क्लोराइड फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑन सोडियम मेटल इज ए स्टेबल कंपाउंड। ये सोडियम होता है, सोडियम मेटल है, इस पर हमें पता है क्लोरीन कैसे होती है, गैस होती है, ये इस पर डिस्चार्ज करते हैं, मतलब इस पर करते हैं, तो ये दोनों मिलकर क्या होता है, NaCl बना लेते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। दिस इज बिकॉज सोडियम क्लोराइड आयंस एक्वायर्ड ऑक्टेट इन सोडियम क्लो। अब ये क्यों बन रहे हैं, क्यों, क्योंकि दोनों का क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, इसलिए बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। कभी भी जो बॉन्ड बनता है वो किस लिए बनता है, अगर बिना एनर्जी देने के अलावा, अगर एनर्जी दिए बिना अगर कोई बॉन्ड बन रहा है
तो किस वजह से बनता है? क्योंकि वो स्टेबिलिटी उनकी बढ़ रही है, इसलिए बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। और हमें पता है NaCl तो एक आयनिक बॉन्ड है, इसकी स्टेबिलिटी तो बढ़ी हुई है क्योंकि दोनों का आउटलेट कंप्लीट हो जाता है। तो असोसिएशन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 57 का फर्स्ट। बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 58। 58 क्या बोल रहा है? दो द सेंट्रल एटम ऑफ NH3 and NH3 और H2O molecule are sp3 hybridized, yet HNH bond angle is greater than that of HO। भाई बॉन्ड एंगल तो सिंपल ही बात है, चार चीज़ें आपको याद रखनी है बॉन्ड एंगल पे। कौन सी? पहले बॉन्ड एंगल के लिए चार चीज़ें। तो बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइब्रिडाइजेशन के लिए, sp की ज़्यादा होती है, sp2 की, फिर sp3 की। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लोन पेयर की, जितने ज़्यादा लोन पेयर होंगे उतना कम क्या होगा? बॉन्ड एंगल होगा। तीसरी चीज़ क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। और बॉन्ड एंगल लास्ट किस पर डिपेंड होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। तो अब चेक करते हैं। तो पहली बात तो सही है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है ऑक्सीजन के पास क्या होता है? लोन पेयर ज़्यादा होते हैं और नाइट्रोजन के पास कम हो। ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। इसलिए हमने अभी देखा जिसके पास ज़्यादा लोन पेयर उसका बॉन्ड एंगल कम, और जिसके पास कम लोन पेयर उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा। तो ये बात हो रही है। दिस इज बिकॉज नाइट्रोजन एटम हैज़ वन लोन पेयर एंड ऑक्सीजन एटम हैज़ टू लोन पेयर। दोनों बात सही है, दोनों सही है, और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। ए एंड आर बोथ करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब आ जाते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। अमॉन्ग द टू OH बॉन्ड इन H2O, तो H2O का स्ट्रक्चर बना ले। ठीक है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द फर्स्ट बॉन्ड एंड द अदर H2O बॉन्ड इज सेम। नहीं, कभी भी सेम एनर्जी नहीं लगती, क्योंकि जब आप फर्स्ट बॉन्ड तोड़ते हुए तो कुछ अलग सिनेरियो बन जाता है। जैसे ये बॉन्ड टूट जाएगा तो इसमें चार्ज आ जाएगा, और जब आप दोबारा इसको तोड़ोगे तो आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो सेम एनर्जी नहीं होता, तो ये बात गलत है। दिस इज बिकॉज द इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट अराउंड द ऑक्सीजन इज सेम नहीं रहेगी। आप पहले क्या है, इसका ऑक्टेट यहाँ पर क्या है, स्टेबल फॉर्म में। जब इसको तोड़ दोगे तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन थे, अब एक इलेक्ट्रॉन चले गया, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है ये। तो सेम बात तो रही नहीं, इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो गया, तो इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट सेम कहाँ से रहेगा? तो ये बात भी गलत है, तो हमारा दोनों बात गलत है। ए एंड आर बोथ आर फॉल्स। ये हमारा केमिकल बॉन्डिंग के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।